हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 नवंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए अब मुख्य समाचार में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। चलिए अब आज के प्रमुख हेडलाइंस पे एक नजर डालते हैं। दुबई यूरेसो में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान का क्रैश, विंग कमांडर नमन सयाल की मौत, रक्षा मंत्री व सीएम ने शोक जताया। चलिए बढ़ते अगली खबर। दिल्ली में चर्चित कार ब्लास्ट में एनआईए ने 4 आरोपियों को 10 दिन की हिरासत में लिया। जांच मैडम सर्जन शाहिद की भी शामिल। चलिए बढ़ते अगली खबर। बिहार में एनडीए के विधायक आज नेता चुनने के लिए बैठक करेंगे। नीतीश कुमार लगातार 10वें मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार। एनडीए सरकार ने गृह विभाग के उप मुख्यमंत्री को सौंपा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पंजाब चंडीगढ़ में 24 घंटे में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, एक 16 वर्षीय लड़का और एक 40 वर्षीय व्यक्ति शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ऑपरेशन CY हॉक के तहत दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क में 2 दिन की कार्रवाई में 4400 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया। चलिए बढ़ते अगली खबर के। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर बवाल, पार्टी में आंतरिक कलह तेज, सीएम और डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर विवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर। मुंबई कोर्ट ने नीरव मोदी की जब्त लग्जरी कारों को नीलामी की अनुमति दी, लंबित कानूनी कार्रवाई जारी। चलिए बढ़ते अगली खबर। महाराष्ट्र में गुटखा पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश, कई ठगी और बिजली चोरी मामले सामने आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के 22 वर्षीय युवती ने बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। चलिए अब खबरों को देखते हैं थोड़ा विस्तार से। पहली खबर आ रही दुबई एयर शो में वायुसेना तेजस विमान का क्रैश हुआ, जिसमें विंग कमांडर नमन सयाल की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार को एयर शो में अंतिम दिन हुआ, जब विंग कमांडर सयाल 37 वर्ष के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk1 तेजस के साथ एक कम ऊंचाई वाली एयरबैटिक प्रदर्शनी कर रहे थे। विमान अचानक नियंत्रण खो गया और जमीन पर जा गिरा। विस्फोट हो गया, जिससे बड़ा धुआं उड़ता देखा गया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस हादसे में पायलट के घातक घायलें आई और वह दुखद घटना परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। विंग कमांडर नमन सयाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ो जिले से थे। वे अपनी पत्नी, जो स्वयं वायुसेना अधिकारी हैं, और 6 साल की बेटी के साथ रहते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि पूरा राष्ट्र इस कठिन समय परिवार के साथ है। कुल मिलाकर यह तेजस विमान का दूसरा क्रैश है। पहला मार्च 2024 के राजस्थान के जैसलमेर के पास हुआ था, जिसमें पहला सुरक्षित रूप से इंजेक्ट हो गया था। यह घटना वैश्विक स्तर पे बड़ी हवाई प्रदर्शनी के दौरान हुई, जहां भारत अपनी रक्षा तकनीकी प्रदर्शनी कर रहा था। इस दुखद हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को सर्वोच्च अधिकारियों ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मेरी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल में ही चर्चा हुई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार एवं उद्योग मंत्री गॉन किम योंग से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने विशेष रूप से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2024 में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के वैश्विक बाजार में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जहां कुल बिके इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों में 57% केवल भारत में ही बेचे गए। यह आंकड़ा भारत के इलेक्ट्रिक तिपहिया बाजार में विश्व में अव्वल बनाता है। यह सफलता के पीछे भारत सरकार की नीतियां जैसे फेम और PM ई-ड्राइवर हैं, जिन्होंने भारत विरुद्ध वाहनों को किफायती बनाया है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी का 6% रही है। भारत में दोपहिया और तिपहिया वाहन मिलाकर कुल मोटर वाहनों का बिक्री लगभग 80% हिस्सा है और इन वाहनों के इलेक्ट्रिकरण पे जोर देना भारत के लिए सही नीति साबित हुई है। आगे की योजना में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का और विस्तार, कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल है।
भारत आने वाले समय में शून्य उत्सर्जन परिवहन आंदोलन में विश्व स्तर पे बेहतरी में भूमिका निभाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सरकार ने नए श्रम कानून लेबर कोड के तहत अब 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है और इसका लाभ प्राइवेट, सरकारी, फैक्ट्री, दुकान या अन्य किसी भी सेक्टर के कर्मचारी को मिलेगा। इस नियम के अंतर्गत कंपनियों का हर साल अपने 40 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे हेल्थ चेकअप कराना होगा। चेकअप कंपनी परिसर या ESI क्लिनिक में आदि में करवाया जा सकता है। इसका फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को बस अपने नियोक्ता या HR से संपर्क करना होगा और अपनी उम्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कंपनी को यह फ्री हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य है। अगर कोई नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है तो कर्मचारी श्रम विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1800111407 पर शिकायत कर सकते हैं। यह नियम 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाले संगठन पे अनिवार्य है। इस कानून से डिलीवरी बॉय से लेकर स्टोर कर्मचारी तक सभी 40 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच का अधिकार मिलेगा, जिससे गंभीर रोगों के समय पर पहचान और इलाज संभव होगा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। यह श्रमिकों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत में 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड हो गए हैं जो पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह लेंगे। ये कोड है वेजेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इन नए कोड्स के तहत अब श्रमिकों को समय पर मिनिमम वेतन देना अनिवार्य होगा और नियुक्ति पत्र भी देना जरूरी होगा। कोड के तहत 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। इसके अलावा ग्रेजुएटी का लाभ अब 1 वर्ष की नौकरी पूरी होने पर मिलेगा, जो पहले 5 वर्ष की नौकरी पे मिलता था। ओवर टाइम पे दुगना वेतन मिलेगा और महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन और सम्मान गारंटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड्स श्रमिकों को बेहतर सामाजिक और सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और वेतन सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही यह किसी भी कंपनी के लिए नियमों का पालन सरल बनाएंगे और रोजगार के माहौल को प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। इस कदम से लगभग 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा और भारत के श्रम व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में नए श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध शुरू हो चुका है। कर्मचारी और ट्रेड यूनियन ने 20 कर्मचारी और उससे कम वाले निजी श्रमिकों प्रस्थानों को श्रम कानून से बाहर करने, काम को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे और बिना ब्रेक के काम करने के फैसलों का विरोध किया है। श्रमिक संगठन इन बदलावों को मजदूर विरोधी बताते हुए 26 नवंबर 2025 को राज्य के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। विरोध की मांग करते हुए न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो। यह विरोध इस बात पर केंद्रित है कि नई नीतियां ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस के नाम पर श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। महिलाओं के साथ अनुचित कार्य स्थितियां और सुरक्षा उपायों का अभाव की भी चिंता जताई गई। विरोध प्रदर्शनों में कई प्रमुख श्रमिक और कर्मचारियों के संघ सम्मिलित हैं, जो सरकार के इन फैसलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस विरोध आंदोलन में मजदूरों को उनके मौलिक अधिकारों से बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से लागू हुए 4 नए लेबर कोड के तहत निम्न महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब ठेके पे काम करने वाले ग्रेजुएट या अन्य कर्मचारी जिन्हें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, वो भी 1 वर्ष में नौकरी पूरी करने पे ग्रेजुएटी के पात्र हो जाएंगे। इससे पहले ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की सेवा अनिवार्य थी। दूसरा, ओवर टाइम पे दोगुना भुगतान अनिवार्य किया गया है। कोई कर्मचारी निर्धारित कार्य सीमा से अधिक काम करता है तो उसे डबल ओवर टाइम का पेमेंट देना होगा। तीसरा, समय से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना ना पड़े। चौथा, सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन, छुट्टी का वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलेंगे। यह नया फ्रेमवर्क और श्रम कानूनों को आधुनिक बनाते हुए श्रम कल्याण एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। सभी प्रकार के श्रमिकों को बेहतर संरक्षण देना होगा और फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। यह बदलाव 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में 23 से 29 नवंबर 2025 तक 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी
आयोजित किया जा रहा है, जिसे भारत का सबसे बड़ा युवा महाकुंभ माना जा रहा है। इस आयोजन में 30,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स कैडेट्स देश विदेश से भाग ले रहे हैं। यह जम्बूरी डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना सेक्टर 15 लखनऊ में हो रही है। इस जम्बूरी की थीम विकसित युवा विकसित भारत है, जो युवा शक्ति, अनुशासन और भारत की सांस्कृतिक गौरव को दर्शाती है। पहली बार इसमें ड्रोन शो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हब, ग्लोबल विलेज एडवेंचर गतिविधियां और ग्रीन जम्बूरी जैसे पहले शामिल हैं, जो युवाओं को तकनीक और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम में करीब 32,000 भारतीय और 1500 विदेशी प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आयोजन स्थल 3500 से अधिक टेंट, 2200 शौचालय, 1700 स्नानागार और 100 से अधिक रसोई घरों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 100 बेड अस्पताल, पुलिस नियंत्रण कक्ष, फायर स्टेशन उपलब्ध हैं। बड़े पैमाने पर डिजिटल और तकनीक पहल जैसे RFID, स्मार्ट ID कार्ड, व्हाट्सएप नेटवर्क अपडेट्स और पेपरलेस युवम्बरी मैगजीन के कार्यक्रम शामिल हैं। इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभागियों को भोजन का खर्च उठाएगा, जिससे यह आयोजन और समावेशी बनेगा। यह जम्बूरी युवाओं के नेतृत्व कौशल, टीम वर्क और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है और विकसित भारत के सपने को साकार करने को प्रेरित करेगा। चलिए पढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रम्प टैरिफ के बीच भारतीय निवेशकों के लिए बड़ी राहत देते हुए अमेरिका ने EB-5 इन्वेस्टर वीजा की फीस वृद्धि की वापस ले लिया है। कोलोराडो के फेडरल कोर्ट के आदेश के बाद USCIS ने 2024 में जो भारी फीस बढ़ोतरी की गई थी उसे रद्द कर दिया कर मार्च 2024 से पहले वाली कम फीस फिर से लागू कर दी गई है। इस फैसले से भारतीय निवेशकों के करीब 26 लाख रुपए तक की बचत होगी। EB-5 वीजा प्रोग्राम के तहत जो निवेशक अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें अब कम खर्चे की प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। नई फीस स्ट्रक्चर I-526 और I-829 फार्म की फीस लगभग 14 से 17% की कटौती हुई है। साथ ही $95 की तकनीकी फीस भी जोड़ी गई है, जो डिजिटल ट्रैकिंग और प्रक्रिया को बेहतर बनाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 14 नवंबर 2025 को समाप्त संवत्सर में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 5.5 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 692.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण स्वर्ण भंडार के मूल्य में भारी वृद्धि रही है, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आई है। विदेशी मुद्रा भंडार के यह उछाल देश की आर्थिक मजबूती और आयात को कम से कम 11 महीने की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को बावजूद कायम रखने का संकेत भी है। साथ ही रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सक्रिय है। चलिए बढ़ते अगली खबर की। वित्त विभाग ने आगामी बजट वर्ष 2026-27 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और बजट अनुमानों से संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने हेतु BFC बजट फाइनलाइजेशन कमेटी की बैठक में 4 से 8 दिसंबर तक आयोजित होंगी। यह महत्वपूर्ण बैठकें वित्त विभाग के मुख्य भवन में आयोजित होंगी, जिसमें विभिन्न विभागों के बजट संशोधन और केंद्रीय सहायता योजनाओं पर चर्चा होगी। विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी प्रस्तावनाएं IFMS पोर्टल पर समय से अपलोड करें। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। गौतम अदानी ने इंडोलॉजी मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह घोषणा उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित अदानी ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में की। इस मिशन का उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता, भाषाओं, दार्शनिक शास्त्रों, विज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर ज्ञान को सुरक्षित करना और उसकी रिसर्च को बढ़ावा देना है। अदानी ने कहा कि योगदान एक सिविलाइजेशन कर्ज को पुनर्भुगतान है और इससे पहले भारत के नॉलेज सिस्टम को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि राशि भारत के नॉलेज ग्रुप ग्राफ बनाने में इस्तेमाल होगी, जो भारत के प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों और वैज्ञानिक धरोहरों का डिजिटल संग्रह होगा। मिशन में विद्वानों और टेक्नोलॉजिस्ट को समर्थन देकर प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक डेटा साइंस सिस्टम थिंकिंग और मल्टी मॉडल आर्काइविंग उपकरणों के साथ जोड़ा जाएगा। अदानी ने यह भी कहा कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाना आवश्यक है, ताकि हमारी संस्कृति, पहचान
और भाषा सुरक्षित रह सके। इस पहल में 10 नए रिसर्च चेयर, 108 इंडोलॉजी स्कॉलरशिप्स, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और AI तथा AR/VR का उपयोग शामिल होगा। इसके साथ ही 5 मुख्य विषयों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। यह मिशन भारत के वैश्विक सॉफ्ट पावर और सभ्यता नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 21 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। उनका स्वागत गौतांगे स्थित वाटरलूप एयरफोर्स बेस पे एक भव्य समारोह के साथ किया गया, जहां दक्षिण अफ्रीका एयरफोर्स ने उन्हें रेड क्राफ्ट वेलकम दिया। यह G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहा है, जो विश्व आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और उभरती तकनीकों के शासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए रूट डायवर्सन लागू किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख हाईवे पर भारी वाहन 3 दिनों तक नहीं चला पाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री के दौरे तक कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारी वाहन 24 नवंबर से 26 नवंबर तक अयोध्या के जिले के विशेष मार्गों पे प्रतिबंधित रहेंगे। इस रोक का उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षा और सहज आवागमन सुनिश्चित करना है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी प्रदान की, ताकि यातायात को सामान्य प्रवाह बना रहे। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लागू की गई है, जिसमें मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के समय पर सुरक्षित आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। 25 नवंबर 2025 के अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य शिखर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे। यह कार्यक्रम विवाह पंचमी के पावन अवसर पे अभिजीत मुहूर्त के दोपहर 11:45 से 12:29 के बीच होगा, जिसे ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ समय माना गया है। ध्वज केसरिया रंग का होगा, जो अत्यंत बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ओम का पवित्र चिन्ह अंकित होगा। श्री रघु संप्रदाय और महत्वपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वज भगवान श्री राम का महिमा और रघुकुल की महान परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम मंदिर में पहली बार भव्य ध्वजारोहण होगा, जिसे पूरे देश के विश्व राम भक्त और महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षण के रूप में देख रहे हैं। यह क्षण राम राज्य की पुनर्स्थापना और अयोध्या के वैभव का प्रतीक माना जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं आज की 10 बड़ी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। पहली खबर आ रही है, इजरायली सेना ने गाजा में बड़ा हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। युद्ध विराम प्रयासों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चलिए बढ़ते अगले खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद सदस्य JD वेंस के युद्ध समाप्ति को लेकर बातचीत की है। चलिए बढ़ते अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर उदयपुर पहुंचे। उनकी भारत यात्रा चर्चा में है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और सक्रियता पर सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई ऊर्जा दृष्टिकोण की जरूरत बताई है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। चीन और जापान के बीच जारी तनाव के कारण समुद्री खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। चीन के रोबोट आर्मी विकसित करने की योजना बनाई है, जो भविष्य के युद्ध के स्वरूप को बदल सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चलिए बढ़ते अगली खबर के। WHO के निदेशक ने कहा कि कोई भी समाज तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक आधी आबादी डर में ना जी रही हो। चलिए बढ़ते अगली खबर के। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का मूल्य $3 ट्रिलियन के नीचे आ गया है। पिछले महीने में 30% की गिरावट दर्ज हुई। चलिए बढ़ते अगली खबर के। लेबनान में प्रतिबंधित बमों में हुए हमले पे इजराइल अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में घिरा हुआ है। ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं मौसम के हालचाल के ऊपर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के मौसम संबंधी 10 प्रमुख खबरों को देखते हैं। पहली खबर आ रही है, उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रभाव बढ़ा। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में ठंडक बढ़ेगी। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट होगी।
चलिए बढ़ते अगली खबर को। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में बादल छाए रहेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम भारत में मौसम साफ रहेगा। दुबई, मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में हल्की नमी के साथ तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक हो सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। यह अगले कुछ दिनों में चक्रवात में बदल सकता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवा की आशंका है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 22 से 25 नवंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर पूर्वी भारत में हल्का सा मध्यम कोहरा छाया रहेगा। तापमान सामान्य रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की। राजस्थान, बिहार में ठंड बढ़ रही है। शीतलहर की स्थितियां बन रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। भारत में मौसम विभाग ने मछुआरों को पश्चिम बंगाल, अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी में नौवहन के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। ये थे आज के मौसम संबंधी कुछ प्रमुख अपडेट्स। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल समाचार के ऊपर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते एक नजर डालते हैं प्रमुख खेल समाचारों के ऊपर। एशेज टेस्ट सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में पहली पारी में 132 रनों पर ऑल आउट कर 40 रनों की बढ़त ली है। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम के चोटिल सुमन की जगह नीतीश रेड्डी और अक्षर की जगह साई सुदर्शन को मौका मिला है। चलिए बढ़ते अगली खबर। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को T20 ट्राई सीरीज में 67 रनों से हराया। चलिए बढ़ते अगली खबर। राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। टीम के टॉप ऑर्डर से अच्छी उम्मीदें बन रही हैं। चलिए बढ़ते खबर के। भारतीय गोल्डन पंच वर्ल्ड मुक्केबाज कप फाइनल में 9 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। चलिए बढ़ते अगली खबर के। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के मिचेल स्टार्क ने 100 विकेट पूरे किए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लुधियाना में एक युवक ने पुशअप में 1 मिनट में 360 डिग्री का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। चलिए बढ़ते अगली खबर के। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर। बीसीसीआई ने प्रदर्शन के कारण पुरुषों के अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट का वेन्यू बदला। चलिए बढ़ते अगली खबर। न्यूजीलैंड के लिए इंडीज का टेस्ट टीम घोषित हुई। केमार रोज की वापसी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले राशि मेष राशि। व्यापार में सफलता और पारिवारिक शांति बनी रहेगी। गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि वृषभ राशि है। नई योजनाओं पर ध्यान दें। व्यापार में लाभ होगा। संतान में से प्रसन्नता मिलेगी। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि मिथुन राशि है। प्रयासों से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए बढ़ते अगली राशि के लिए जो कि कर्क राशि है। काम में तल्लीनी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि सिंह राशि है। सतर्कता जरूरी। क्रोध पर काबू रखें। व्यापार में सावधानी बरतें। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि कन्या राशि है। क्रोध पर नियंत्रण। नौकरी में सहयोग मिलेगा। घर का तनाव खत्म होगा। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि तुला राशि है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति हो सकती है। सरप्राइज की संभावना। लव लाइफ अच्छी रहेगी। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि वृश्चिक राशि है। बुद्धि और कौशल की तारीफ होगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि धनु राशि है। अधिकारी की कृपा बनी रहेगी। आर्थिक लाभ संभव। जल्दबाजी से बचें। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि मकर राशि है। कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ होगा। शत्रु कमजोर होंगे। चलिए बढ़ते अगली राशि जो कि कुंभ राशि है। निवेश में लाभ। परिवार में वाद विवाद से बचे। यात्रा योग बन सकता है। चलिए बढ़ते अगली राशि और जो कि मीन राशि है। प्रश्नचित्र हैं। प्रतियोगिताओं में सफलता। धार्मिक यात्रा संभावित। ये थे आज के सभी राशियों के राशिफल।
आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फलादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।